साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा मा केम छो कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो काफ़ी काम का है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट पर बेस्ड है, जहां पर एक अच्छा वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है अक्यूज के पक्ष में। साथियों बात की मैं शुरुआत करूँ, एक अपन लेते हैं स्टोरी, ताकि चीज़ें जो है समझने में आपको ईजी रहेगा, कंसेप्चुअली आप जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक लेडी जो है रोते बिलखते थाने पहुँचती है। वो कहती कि भाई मेरे बेटे को कुछ लोगों ने मार डाला। पुलिस उस लेडी को बैठाती है, उसकी बात सुनती है तो ये बताती है कि उसके बेटे पर 3 लोगों ने जो है जानलेवा हमला किया। उनके पास जो है धारदार हथियार थे। उसके बेटे को इंजरी जो है कॉज हुई और ये बात उसके बेटे ने मरने से पहले उसको बताई। इस बेसिस को कंफर्म करते हुए, इस बेसिस पर आगे बढ़ते हुए कंसर्न पुलिस जो है इंक्वेस्ट कराती है, पीएमआर कराती है, मामले को दर्ज करती है और अल्टीमेटली जो कंसर्न अक्यूज पर्सन है उनको चार्जशीट करती है। मामले की ट्रायल चलती है और कंसर्न ट्रायल कोर्ट जो है उन्हें कन्विक्ट करता है सेक्शन 302 और धारा 34 आईपीसी में। सबको लगता है कि न्याय हो गया। जिन लोगों ने मृत्यु कारित करी है उनको कोर्ट ने जो है दंड दे दिया। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट इस केस का अलग ही तरह से इंटरप्रिटेशन करती है। हाईकोर्ट कहता है कि केस प्रोसिक्यूशन प्रूव भी नहीं कर पाया है, इमोशनल बेसिस पर्याप्त नहीं है केस तय करने के लिए, लीगल बेसिस भी होना चाहिए। तो जब लीगल बेसिस नहीं है, विरोधाभास है, कन्फ्लिक्ट की पोजीशन है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा। हाईकोर्ट ने आरोपी गण को बरी कर दिया। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया बाय स्टेट ऑफ एमपी। अपील को जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और फैसला है 25 सितंबर 2024 का। ये तो है इस केस का बेसिक सीक्वेंस। टाइटल है स्टेट ऑफ एमपी बनाम रमजान। साथियों इस केस में कंसर्न ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के विरुद्ध जो है कंसर्न अक्यूज जो है हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट के एक्विटल के फैसले को कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। क्लियर है साथियों। अब आते हैं इस केस के एनालिसिस पे और क्या क्या स्टेप लिए डिफेंस ने उसके ऊपर, ताकि स्थिति को समझने में जो है काफ़ी आपको आसान रहेगा। जो डिफेंस का पहला मैपिंग था, जो टारगेट था, वो था इन्फॉर्मेंट। इस केस में इन्फॉर्मेंट जो है उस कंसर्न डिकेस्ट की मदर है जिन्होंने एफआईआर को लॉन्च कराया। डिफेंस का अटैक किया था कि ये एविडेंस जो है वो अनरिलायबल है। इनका कहना है कि इसने मटेरियल इंप्रूवमेंट भी किए और इसने मटेरियल ओमिशंस भी किए, जिस कारण दोनों ही परिप्रेक्ष्य में इसकी एविडेंस को रिलाई नहीं कर सकते और इसकी एविडेंस विश्वास करते हुए कन्विक्शन जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो गलत था। हाई कोर्ट ने ये बात मानी और अल्टीमेटली एक्विटल को जो है सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही पॉइंट रेज हुआ। उनका कहना ये था डिफेंस का कि भाई इस लेडी ने जो मटेरियल फैक्ट्स है उसको डिस्क्लोज नहीं करा। स्टेट कहते हैं कि भाई ये आवश्यक है कि हर फैक्ट को जो है डिस्क्लोज किया जाए। इवन इट इज सेटल्ड व्यू दैट द एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया। अगर अदर फैक्ट्स रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, वो कॉरोबरेट कर रहे हैं, कन्विक्शन कर सकते हैं। ऑक्यूलर एविडेंस फाइल पर है, सपोर्टिंग एविडेंस फाइल पर है, मेडिकल एविडेंस फाइल पर है, आपस में मैच खा रही है, ग्राउंड सफिशिएंट है कन्विक्ट करने का। इन्होंने काउंटर में जो है वो जजमेंट कोट किए। जजमेंट नंबर 1 तपन बनाम स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यह बात स्पष्ट है कि जब भी इंफॉर्मेशन थाने पे आएगी तो आईओ जो है उसको एनालिसिस करेगा। उसके बाद अगर मामला संज्ञेय है तो एफआईआर काटेगा और मामले की तरफ जो है प्रोसीड करेगा, ताकि जो घटनाक्रम है उसको वो ट्रेस कर सके, आरोपी को ट्रेस कर सके और उनका प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट से करा सके। ये बात भी सही है कि एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, बट इट इज़ टू बी नोटेड दैट कि जो भी मटेरियल फैक्ट जानकारी में थे कंसर्न लेडी के या कंसर्न इन्फॉर्मेंट के, उसको ये फैक्ट डिस्क्लोज कर देने चाहिए थे। सबसे बड़ा अटैक डिफेंस का ये था कि मृत्युकालीन कथन जिसके आधार पर कन्विक्शन किया गया, ऐसा कोई कथन उसने अपने बयानों में ना तो स्पेसिफिक किया पुलिस को, ना ही रिपोर्ट में स्पेसिफिक किया। जब ऐसी स्थितियां नहीं है फाइल के ऊपर, तो ऐसे सिनेरियो में ये स्थिति बहुत क्लियर है कि एक आफ्टर थॉट वर्जन को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया। बिकॉज जो मृत्युकालीन कथन है उसमें कंसर्न विक्टिम या डिकी से बता रहा है कि भाई ये लोग मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये ओरल डिक्लेरेशन है उस व्यक्ति के द्वारा तो उसको विद ग्रेट केयर एंड कॉशन जो है हैंडल करना चाहिए। रूटीन मैनर में हम ऐसी एविडेंस को टैकल नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी एविडेंस को इंट्रोड्यूस नहीं कराया कंसर्न विक्टिम ने थ्रू इन्फॉर्मेंट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसने एफआईआर लिखी, उसने अपने बयान दिए, दोनों ही जगह पर ये फैक्ट मिसिंग है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो कॉन्डक्ट है वो अपने आप में ही इसकी क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए पर्याप्त है। इन्होंने सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट पर रिलाई किया और इसके अलावा जब कोई फैक्ट नहीं है रिकॉर्ड पर और उस फैक्ट को बाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि मृत्युकालीन कथन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, इस बात को भी कोर्ट ने अप्रूव किया। उसके बावजूद भी अगर आपको कॉर्पोरेटिव वैल्यू चाहिए थी उसके ऊपर, तो आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उस फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते अपने बयानों में या एफआईआर में। अगर ऐसा नहीं है तो ये घातक है। इसके अलावा ये लेडी अलग अलग बयान देती है। ये कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे की मृत्यु के बारे में मेरे बेटे से मालूम पड़ा कि उसने मरने से पहले मुझे बताया कि इन लोगों ने जो है मुझे मारा और जिस कारण मुझे चोटें आई और जिसके कारण वो मर गया। जबकि उसके जो बयान है कोर्ट में वो ये कहते हैं कि मेरे जो अन्य 2 बेटे हैं
उनके मार्फत जो है मुझे मालूम पड़ा। तो इस फैक्ट को भी कोर्ट ने जो है घातक माना और ये सस्पेक्ट जो है क्रिएट करता है उसकी टेस्टिमनी को लेकर। जो बयान दे रहे हैं कोर्ट में, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, इट शुड नॉट बी इन एनी कॉन्ट्रडिक्शन। अगर उसमें सस्पेक्ट है, विरोधाभास है आपके प्रीवियस बयान से, तो सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में आपकी जो क्रेडिट है टेस्टिमनी की वो अफेक्ट होती है। साथियों, इन्होंने ये भी स्टैंड लिया कि जो माइनर है उन्होंने भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। कुल मिला के सिंगल टेस्टिमनी पे केस जो है बेस्ड है। हालांकि लॉ ये भी है सिंगल टेस्टिमनी कैन बी ए बेसिस फॉर द कन्विक्शन, बट लॉ ये भी है कि वो होनी चाहिए रिलायबल। अगर उसके बयान विरोधाभासी हैं और जो स्थितियां पहले बताई उससे अलग जाके आप बयान दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इट कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेश्ड कॉरपोरेशन। इसके अलावा जो माइनर बयान दे रहे हैं उनकी अलग स्थितियां, जो ये इन्फॉर्मेंट बयान दे रही है उनकी अलग स्थितियां, तो आपस में मिसमैच है। तो जहाँ बयान जो है विरोधाभास में है, मिसमैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्यूलर एविडेंस जो है वो डाउटफुल हो जाती है। साथ ही इसके अलावा मेडिकल एविडेंसेज यहाँ पर है, उसमें इंजरीज बताई गई हैं और ऐसी इंजरी जो कि सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर। पर कोर्ट का कहना यह था कि मेडिकल एविडेंस शुड कोऑपरेट विद द ऑक्यूलर एविडेंस। यहाँ पर जो ऑक्यूलर एविडेंस है वो अलग दिशा में है, मेडिकल एविडेंस जो है अलग दिशा में, आपस में मिसमैच है। और हाईकोर्ट ने सही कंक्लूजन दिया कि जब आपस में ही इनका मिसमैच है तो वहाँ पर हम कोई भी निष्कर्ष जो है कन्विक्शन का नहीं दे सकते। और इसके अलावा मटेरियल फैक्ट जो है कंसील्ड है, डेट डिक्लेरेशन जो है कंसील्ड है, तो जब ऐसी स्थितियाँ फाइल पर है तो जजमेंट जो है एक्विटल का है वो जस्टिफाइड है। तो ये फैसला जो है मैं सिखाता है मेजर 5 बातें कि जब भी आप मर्डर केस कंटेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि इन्फॉर्मेंट कौन है, आई विटनेस या हियर्स एविडेंस। अगर आई विटनेस नहीं है, हियर्स एविडेंस है, तो उसकी एविडेंस की स्क्रूटनी विद ग्रेट केयर एंड कॉशन जो है होगी। अगर प्रोसिक्यूशन उन पैरामीटर को सही ढंग से नहीं रख पाता है, आपको फायदा उसको मिलेगा। दूसरी बात है कि मृत्युकरण कथन भी है, उसका नेचर क्या है, ओरल है या रिटन है। अगर ओरल है तो ये सस्पेक्टेड होगा। तीसरी बात, उसे कब इंट्रोड्यूस कराया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, कौन व्यक्ति जो है कॉर्पोरेट कर रहे हैं उस सोर्स ऑफ डेथ को, और जो कर रहे हैं उनके आपस के बयानों में क्या स्थिति है। अगर मिसमैच है तो ऐसी स्थिति में भले ही मेडिकल एविडेंस है बट ये मिसमैच जो है घातक होगा प्रोसिक्यूशन के लिए। पांचवी बात कि हियरसे एविडेंस थ्योरी, theory of corroboration, theory of contradiction, theory of omission and theory of separation of material fact, and apart from that mismatch with each other is an important factor जो कि केस को जो है डैमेज करते हैं। अगर ये बातें हैं तो इस स्लाइड में जो है केस को लड़िए और अपने पॉइंट्स को जो है कोर्ट को स्पेसिफाई कीजिए, तो तभी आपको राहत मिलने वाली है, अन्यथा राहत नहीं मिलेगी। और हमेशा बार बार मैं कहता हूं कि अपना होमवर्क पूरा करा करो। केस को लड़ने से पहले जब तक डिफेंस ब्रीफ नहीं होगा, आप पूरा होमवर्क रेडी नहीं करोगे अपना, तब से काम नहीं बैठेगा। उसके लिए करना क्या है, एफआईआर को पूरा पढ़ो, चार्जशीट को पूरा पढ़ो, बयान को पूरा पढ़ो, उनके सीक्वेंस क्या है उसको देखो, टाइमलाइन क्रिएट करो और उसके बाद एक डिफेंस मैप बनाओ। उस मैप के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे बढ़ना है, चाहे डिस्चार्ज मूव करना है, चाहे क्वेश्चनिंग मूव करना है, चाहे ट्रायल लड़नी है, पर डिफेंस मैप हमारे हाथ में नहीं है तो लड़ना बेकार है। तो तैयारी पूरी करो, लड़ो पूरा अपने अधिकारों के लिए। अगर नहीं लड़ोगे तो कोई वकील आपको बचा नहीं पाएगा। अगर बढ़ना है आपको आगे तो फैक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। फैक्ट्स अगर आपके ओके हैं तो लॉ पॉइंट पे वर्क करते हुए अच्छा वकील आपको आगे ले जाएगा। अगर फैक्ट्स ही कमजोर है तो कोई आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। तो बी अ मास्टर ऑफ योर फैक्ट, देन कन्वे द फैक्ट टू द लॉयर, और लॉयर उस पर लॉ अप्लाई करके आपको फायदा जो है दिलाने का प्रयास करेगा। क्लियर है? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैसेज है आज के वीडियो के मार्फत। तो तैयारी कीजिए, होमवर्क पूरा कीजिए और राहत जो है कोर्ट से प्राप्त कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।